भाई और बहनों, लक्षद्वीप जाओ घूमने? जी 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 जा रहे हैं। हम जहां कुर्सी लगा देते हैं टूरिज्म वहीं शुरू हो जाता है। मालदीव की हालत खराब हो गई कि अरे भगवान, सरकार गिरने की स्थिति में है। रिस्पॉन्स है 1 बिलियन का इंपोर्ट 57 मिलियन पे आ गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट हिल गई। ये चीज जिसको समझ में आने लगती है, तुम जो काम चाहते हो दुनिया करे वो तुम खुद करो। कोई इथिक्स, कोई मोरालिटी, कुछ नहीं। जय हिंद फ्रेंड्स। कितने लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं इस बार? लगभग सारे लोग दे रहे होंगे। नहीं दे रहे? अच्छा, कितने लोग एक बार प्रीलिम्स दे चुके हैं? अच्छा, मेंस नहीं लिखे? बोर्ड चाहिए, बोर्ड। हाँ ठीक है। अब ये 3 फेज का एग्जामिनेशन है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इन दोनों की तैयारी यहां से शुरू होती है। हालांकि पहला फेस ये है और लास्ट फेस ये है, लेकिन इन दोनों की तैयारी यहां से शुरू होती है। ये बिगिनिंग पॉइंट है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कॉन्सेप्ट्स प्लस फैक्ट्स। ये मेंस का मतलब होता है। आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा तो कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए फैक्ट होता है। एग्जाम्पल, मेंस का मतलब कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट। एग्जाम्पल, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में स्वदेशी और बॉयकॉट गांधीयन स्टाइल में लागू किया गया। अब ये कॉन्सेप्ट हो गया, गांधीयन स्टाइल। अब स्वदेशी और बॉयकॉट तो 1905 में भी था, स्वदेशी मूवमेंट ही कहा गया उसको। लेकिन यहां पे वो क्या कह रहे हैं कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसमें स्वदेशी और बॉयकॉट गांधीयन स्टाइल में लागू किया गया। अब इसको प्रूव करना है, तो किसी भी कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए एविडेंस देना पड़ता है। क्योंकि बिना एविडेंस के वो मिथ हो जाएगा। ठीक, तो अब एविडेंस क्या दोगे? फ्यूनरल पायर। फ्यूनरल पायर एपिसोड। समझना ये बात। अगर तुम ये बात समझ ले गए, समझ लो प्री तुम्हारे हाथ में आ गया। कोई डिस्कस ही नहीं करता। इतने सारे पेपर यूट्यूब पे पढ़े, ये कोई डिस्कस नहीं किया। मैंने देखा ही नहीं किसी को करते हुए। तुम फंसते कहां हो कि यार किसको याद रखना है, फिर याद कैसे रखना है? 2 बातें हैं। एक तो किसको याद रखना है और दूसरा याद कैसे रखना है। ये 2 बातें। अब तुमने कॉन्सेप्ट दिया कि साहब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधीयन स्टाइल में स्वदेशी और बॉयकॉट को अडॉप्ट किया गया। फिर तुमने एग्जांपल दिया फ्यूनरल पायर, फ्यूनरल पायर एपिसोड। अब इसमें क्या करते थे? अब स्वदेशी मूवमेंट में क्या था कि बॉयकॉट और स्वदेशी तो यहां भी था 1905 में, ये 1920। लेकिन यहां स्वदेशी और बॉयकॉट सिर्फ एक नारा था, स्लोगन।
स्वदेशी और बॉयकॉट सिर्फ एक नारा था, स्लोगन। जब तुम अपने बच्चे से, अपने छोटे भाई से कहते हो कि सुबह 4 बजे उठना चाहिए, तो उसका बच्चों पे कम असर होता है। जब तुम खुद 4 बजे उठते हो तो उस पर ज्यादा असर होता है। इसलिए जितने लोग प्रवचन करते हैं अपने अपने घरों में, उनके बच्चे कहते हैं ऐसे ही, तुम जो काम चाहते हो दुनिया करे वो तुम खुद करो। उसका एक सबसे प्यारा तरीका यही है, वो तुम खुद करो। तो तुम जब बदलोगे, जैसे आश्रमों में जो गुरु होता है, बड़ा सबसे चीफ है, जैसे सदगुरु है। अब सदगुरु का जीवन इतना मस्त है कि हर आदमी कहता है कि मुझे आप जैसा बनना है। अब सदगुरु 3 बजे उठ कर ध्यान करते हैं, तो अब आश्रम में जितना भी आदमी है, अगर सदगुरु सुबह 10 बजे सुबह उठे तो कल वो आश्रम खाली हो जाएगा। तो यहां एक नारा था स्वदेशी बायकॉट, लेकिन यहां गांधी जी ने क्या किया, फ्यूनरल पायर, जो फॉरेन गुड्स होते थे उसकी डेड बॉडी बनाई जाती थी। फिर मान लो गांधी जी ने कहा कि सदाशिव पेट से विमान नगर या विश्रांतवाड़ी यहां तक यात्रा चलेगी। 15 जनवरी सुबह 7 बजे सब सदाशिव पेट पे गैदर करेंगे, और फिर यहां से डेड बॉडी, जैसे हिंदू अपनी डेड बॉडी शमशान घाट तक ले आते हैं, ऐसे ये विदेशी कपड़ों की डेड बॉडी यहां से उठाएंगे और फिर विश्रांतवाड़ी तक पैदल चलते हुए जाएंगे। तो यहां से लेकर विश्रांतवाड़ी 15 किलोमीटर तक लोग सड़कों के किनारे खड़े होंगे, और फिर गांधी उनसे अपील करेंगे कि कम से कम एक रुमाल आप इसमें डाल दो। अब ये थ्योरेटिकल अप्रोच है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। अब इस प्रैक्टिकल अप्रोच का इतना फायदा हुआ, जिंदगी में प्रैक्टिकल अप्रोच का बहुत फायदा होता है। किसी को थ्योरेटिकली मानना और किसी को प्रैक्टिकली मानना दो अलग अलग बातें। जैसे कल एक साहब से मैंने कहा कि यार एक्सरसाइज वगैरह बोले तुम करते हो, तो हमने कहा दंड बैठक मारोगे, कहा हाँ, हमने कहा 100 एक बार में। बहुत खींच खाच के बेचारे 9 तक चले गए थे, आज सुबह उठ नहीं पा रहे थे। क्या यार बहुत पेन हो रहा है। मैंने कहा तो होगा तो है ही है। पेन का मतलब होता है परिवर्तन। जिस चीज में पेन नहीं होता उससे आपको कभी कभी कुछ अचीव नहीं होगा। जिन चीजों में पेन नहीं है वहां तो कुछ अचीवमेंट है ही नहीं। अब इस अप्लाइड, अब देखो तुमसे क्या क्वेश्चन पूछेगा वो, इस अप्लाइड अप्रोच का इतना इंपैक्ट पड़ा स्वदेशी पे कि जो हमारा 1 बिलियन का इंपोर्ट था फॉरेन गुड्स का, वो 57 मिलियन पे आ गया। ये तुम्हारा प्रीलिम्स का फैक्ट बन गया, ये पूछ लेगा, ये पूछ लेगा। नहीं बात समझ में आई? तो एक तो क्वेश्चन क्या हुआ, फैक्चुअल। फैक्चुअल पहला प्रीलिम से क्वेश्चन क्या हुआ, फैक्चुअल। पर सिर्फ फैक्चुअल प्रीलिम से क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन ये पहला हुआ फैक्चुअल। वो देखना चाहते हैं कि आप इस बात को समझे कि अप्लाइड किसी चीज को जब तुम प्रैक्टिकली करते हो उसका रिस्पॉन्स कुछ और होता है। यहां वो थ्योरेटिकली कर रहे थे, रिस्पॉन्स है ही नहीं। यहां प्रैक्टिकली कर रहे हैं, रिस्पॉन्स है। 1 बिलियन का इंपोर्ट 57 मिलियन पे आ गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट हिल गई, घाटा हो रहा है ना। मालदीव ने उल्टा सीधा बोला, मोदी जी चले गए लक्षद्वीप, हम जहां कुर्सी लगा देते हैं टूरिज्म वहीं शुरू हो जाता है। मालदीव की हालत खराब हो गई कि अरे भगवान, और शादियों का मौसम है, वीजा लेना नहीं है हमें मालदीव जाने के लिए, तो ज्यादातर लोग मालदीव जाते थे। सरकार गिरने की स्थिति में है। आदमी को कहां मारना है? हम जहां कुर्सी लगा देते हैं टूरिज्म वहीं से शुरू हो जाता है। ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये तुम्हें याद रखना था। कितने लोग प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि यार, अच्छा जिनकी मेंस की तैयारी नहीं है उनको तो देना ही नहीं है, वो तो आए ही ना अंदर।
वो बाहर दरवाजे पे खड़े रहे, हाथ वाथ हिलाए। जितने लोग ये सोचते हैं कि ऐसे ही देंगे, बहुत सारे लोग होते हैं वो अपना टाइम बिल्कुल ना बर्बाद करें। जिंदगी में कोई भी काम ऐसे ही ना करें झूठ बोलने के सिवा। आप ऐसे ही झूठ बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस होती रहेगी। जितने अच्छे झूठ बोलने वाले हो जाएंगे समाज में उतनी तरक्की होगी आपकी। ये नियम है, ये कानून है। स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ाया जाता, फिर समाज में डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगी, इसलिए ये चीज स्कूल में नहीं बताई जा सकती। अगर बच्चों को हम क्लास नर्सरी से बताने लगेंगे कि झूठ बोलना आर्ट है तो एनार्की फैल जाएगी चारों तरफ, तो हम नहीं कर सकते। हमें पता है कि उस 50 बच्चे में से एक कोई समझदार होगा कि मास्टर झूठ बोल रहे हो। वही लड़का बड़ा होके प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, फिर उसके क्लास वाले कहेंगे पढ़ता तो था नहीं भैया, भगवान भैया यही सब तो करता है भैया, सब ऊपर मत्थे में लिखा के लाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, भगवान कुछ नहीं करता। भगवान आदमी को अपॉर्चुनिटीज देता है, मौके, बस। उसके सिवा वो कोई काम नहीं करता, है ही नहीं उससे कोई काम। और देने के नाम पे 3 चीज इंसान को देता है, चौथी उसके पास है ही नहीं, बल, बुद्धि, विद्या। इसलिए जितने लोग मंदिर के अंदर जाके भीख मांगते हैं, बाहर वाले तब भी ठीक हैं, जो मंदिर के बाहर भीख मांग रहे हैं वो तो क्लियर है, लेकिन जो मंदिर के अंदर जाके भीख मांगे, दोनों जगह है, अंदर भी है बाहर भी है। जो अंदर जाके भीख मांगते हैं उसमें बहुत सारे लोगों को कुछ मिलता ही नहीं, क्योंकि गलत चीज मांग रहे हैं। शादी करवा दो, अब भगवान कैसे करवा दे? भगवान पैसा दिलवा दो, वो कैसे दिलवाएगा? वो तुमको बुद्धि दे देगा, विवेक, उसका इस्तेमाल कर लो, पैसा आ जाएगा। बहुत सारे लोग इस देश में गोरा होना चाहते हैं, बना लो कोई क्रीम, 10-12 लोगों से ऐड करवा लो, खाली पड़े उनको भी 5% का शेयर होल्डर बना लो। कहते कि वेरी डार्क स्किन, 6 महीना लगाया, शाइनिंग है कम। 1 अरब 50 करोड़ लोग देश में, 5 करोड़ लोगों ने तुम्हारी क्रीम खरीद ली 50 रुपए पे, फायदे पे, कमा लिया तुमने। कोई और धंधा डाल दो। यहां खरीदारों की कमी है, कुछ भी खरीदते हैं लोग। तुम अमेज़न पे डाल के तो देखो, उसमें नीचे 4, 5, 10 कमेंट्स देने, तुम्हें रेटिंग देनी, वो सब तुम्हारे हाथ में, उसका कुछ लेना देना नहीं होता, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो पूरी दुनिया को पलट ही देगा, बहुत लोगों की जान भी लेगा, क्योंकि डीप फेक जिस तरह से बढ़ रहा है। पर तुम कभी घबराना मत, डरना मत कभी। तुम्हारी अगर बेइज्जती हो रही है तो समझ लो तुम भगवान बनने के रास्ते पे जा रहे हो। अगर तुम बेइज्जती से डर गए तो तुम गए, क्योंकि समाज का जो सबसे ताकतवर हथियार है किसी व्यक्ति को रोकने का, वो है बेइज्जती। और जब तुम्हारे बाहर लाइव स्कैन की जाएगी तो हम सब जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो किसी से कह नहीं सकते, और वो बातें हमारे दोस्तों को आमतौर पे पता होती है। वो गद्दार बाद में जब तुम चमकने लगते हो तो वो बात समाज को बताने लगते हैं कि अरे जानते हैं ये भी करते थे। पर वो कोई बात नहीं, उसमें कोई बहुत दुखी होने की बात नहीं। जब भी ऐसे कोई मौका आए क्या तो करते हैं, आज भी करते हैं। तुम्हारी सिर्फ यूटिलिटी इंपॉर्टेंट है बस, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है ही नहीं। फालतू का टाइम और अपना एनर्जी वेस्ट मत करना। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया फैक्चुअल। तो आईएएस के प्रीलिम्स का पहला क्वेश्चन हो गया फैक्चुअल। पर ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत कम होते हैं आईएएस में, पीसीएस में ज्यादा होते हैं। ये आईएएस में और पीसीएस में फर्क होता है। आईएएस में मिनिमम फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि इसलिए जब तुम स्टेट पीसीएस का एग्जाम देते हो और सिविल यूपीएससी देते हो तो दोनों का पैटर्न बिल्कुल चेंज होता है। स्टेट पीएससी मतलब फैक्चुअल, और फैक्चुअल में भी डीप फैक्चुअल, अंदर से जाके एकदम पूछेंगे। तो तुम्हें आईएएस में इतना चिंता नहीं करना है। 100 क्वेश्चन में बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन हो गए तो 15 क्वेश्चन हो गए मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं हो गए। और वो भी इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन होंगे, जैसे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट ऑन, डेट दे देंगे। अब वो इतनी इंपॉर्टेंट बैटल, डेट और ईयर दोनों देंगे। ईयर तो सबको पता है 1761, डेट में फंस जाएगा आदमी। करनाल, डेट में फंस जाएगा आदमी। बक्सर, डेट में फंस जाएगा। लेकिन ये 5-6 बैटलें ऐसी हैं मॉडर्न इंडिया की जिन्होंने मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री को बदला है, इसलिए आपको याद रखना है। करनाल 1739, प्लासी थर्ड, बक्सर और प्लासी
ये 4 ऐसी बैटल हैं जिन्होंने मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री को पूरी तरह बदल के रख दिया। अब तुमको वो 4 डेट ईयर के साथ दे देगा। फर्स्ट, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट ऑन 11 जनवरी 1761, 12 जनवरी 1713। अब ईयर तो तुम्हें याद है, डेट में फंस गया क्योंकि तुमने लोड ही नहीं लिया था उसका। दूसरा जो क्वेश्चन आईएएस बनाता है फैक्चुअल के बाद, वो बड़े जबरदस्त क्वेश्चंस बनाता है। वो बनाता है मल्टी फैक्ट क्वेश्चंस। एक होता है सिंगल फैक्ट, एक होता है मल्टीपल फैक्ट्स। उसमें क्या करेगा, दूसरे क्वेश्चन में क्या करेगा, पूछ लेगा व्हाट वाज ट्रू अबाउट नादर शाह's invasion on India. नादर शाह's invasion on India. First fact. Marathas were the guiding force for Mughal Empire. पहला फैक्ट, मराठास वर द गाइडिंग फोर्स फॉर मुगल एम्पायर। सेकंड, ही प्लंडर्ड द वेल्थ अप टू 70 crores। थर्ड, मोहम्मद शाह रंगीला वॉज द मुगल एम्पायर। Fourth, no Indian ruler sided with Mughals. अब ये होता है मल्टी फैक्ट क्वेश्चन। एक होता है सिंगल फैक्ट, एक होता है मल्टीपल फैक्ट। अब यार मराठास वर द गाइडिंग फेस फॉर द मुगल एम्पायर। अब तुम्हें क्या करना है, 1739 40 तक तो मराठा यहीं बैठे हैं, दक्कन में बाहर निकले ही नहीं। पर तुम फंस जाओगे। कैसे फंसोगे, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो फंसोगे, क्योंकि बाजीराव वन छत्रसाल की मदद करने गया था नॉर्थ, और बाजीराव वन का पीरियड है 1720 से 1740। और जब वो छत्रसाल की मदद करने गया तो 3 दिन दिल्ली भी गया था। तो जिसने ज्यादा दिमाग लगाया गया, वो पहले ऑप्शन को मार दिया कि हाँ हमारा बाजीराव गया होगा, मार दिया। एक्चुअली इस समाज को कुछ बातें बहुत क्लियर हैं, तो वो यूपीएससी को भी क्लियर है। क्लियर ये है कि 95% लोग प्रेशर में परफॉर्म नहीं कर पाते, और यही है कंपटीशन। कंपटीशन ज्ञान की जांच नहीं है, पर्सनालिटी की जांच है। जो पढ़ेगा नहीं उसका तो वैसे भी नहीं होगा। चलो अगर सिर्फ पर्सनालिटी है तो पढ़ने की क्या जरूरत है, तो जो पढ़ेगा नहीं उसका वैसे भी नहीं होगा। लेकिन पढ़ाई और पर्सनालिटी, क्योंकि तुम प्रेशर में आते हो। तुम अभी मैं तुमसे कहूं, किसी आदमी को बुलाऊं कि हाँ चलो बोलो, तुम तुरंत प्रेशर में आ जाओगे। अभी बहुत नॉर्मल बैठे हो, अभी तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, शांति से बैठे हो। ये चीज जिसको समझ में आने लगती है, आदमी को लगता है मैं नॉर्मल हूं। बेसिकली वो नॉर्मल होता ही नहीं, उसे अपनी एबनॉर्मलिटी का पता सिचुएशन में होता है। हर व्यक्ति को लगता है कि मैं ठीक हूं, जब तक चैलेंज उसके सामने नहीं आता। इसलिए शरीर की बीमारियां दिखाई पड़ती हैं, मन की दिखाई नहीं पड़ती। एक बीमारी है मन की, एंजाइटी, उसका कोई लक्षण ही नहीं है। एंजाइटी, उसका कोई लक्षण ही नहीं। आज सबसे ज्यादा है, आज सबसे ज्यादा लोग एंजाइटी से परेशान हैं। लेकिन एंजाइटी की खासियत है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करती है। ऐसा नहीं कि एंजाइटी है तो दर्द होगा, पेन होगा तो पता चले कि भैया लेफ्ट में दर्द होता। एंजाइटी का कोई आउटवर्ड लक्षण नहीं है, इसलिए एंजाइटी को पकड़ना बहुत मुश्किल है। और चूंकि वो सिचुएशन पे आती है तो आप उस सिचुएशन से भागोगे।
से आपको किसी ने कहा पब्लिक स्पीकिंग करनी है, अरे आपको कहने भैया हम नहीं बोलेंगे भैया, ये इनको ले जाओ भैया, ये अच्छा बोल लेते हैं, इनको ले आओ। आप ये नहीं मानोगे, आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि मुझे बोलना नहीं है भैया ना, आप बोल नहीं पाओगे। आप में से बहुत सारे लोग देखो, बहुत सारी सिचुएशन से आप भागते होगे कि नहीं भैया, ये वहां नहीं जाना भैया, भैया ये नहीं करना है। और समाज का एक बड़ा प्यारा वेपन है आपको भगाने का, कि लोग हंसने लगेंगे। अपनी एम्बिशन को इसलिए नहीं पूरा कर पाते क्योंकि उनको लोगों के हंसने का डर होता है कि लोग हंसेंगे। भगवान कृष्ण को नहीं है, हंसो बे, हमें मक्खन खाना है, हम चोरी करके खाएंगे, छीन के खाएंगे, हम मार के खाएंगे बे, हमें मक्खन खाना है। कोई इथिक्स, कोई मोरालिटी, कुछ नहीं। हम दूसरे घर में घुस जाएंगे रात में, पहले तो मांगेंगे, नहीं दोगे हम चोरी करवा लेंगे। चोरी करने मारोगे तो जब पानी भर के चलोगी मार देंगे, मटकी फूट जाएगी तुम्हारी। तुम मुझे चोर बोलो चाहे जो बोलो, मुझे मक्खन खाना है। भगवान है। कितनी बार हंसोगे किसी पे? एक बार, दो बार, चार बार, पांच बार, फिर बाद में क्या कहोगे कि बेशरम है भैया। महत्वाकांक्षा का पहली शर्त है बेशरम होना। वो तुमको बेशरम बना देता है। चिंता ही नहीं करना, जाओ कर लो जो करना है। और उसमें जो लोग ज्यादा हंसते हैं, उसमें दो तीन लोगों का नाम डायरी में लिख लो, तुमको बताएंगे बेटा। और वो अगर हंसे, आज देखो लोग मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके पे कोई हंस ही नहीं रहा है। हंसने से जो आग अंदर पैदा होती है ना, वो किसी मोटिवेशन से नहीं पैदा होती। इतनी पावरफुल चीज है हंसना। तो अब ये मल्टी फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें अब नादिर शाह का इन्वेजन इतना इंपॉर्टेंट है। हाँ ठीक है, 70 करोड़, ये तो फैक्ट गलत हो गया पहला वाला। 40 में मुगल कहां, मराठास अब्दाली के समय दिल्ली में एंटर करते हैं, तभी तो पानीपत हुआ। नादिर शाह के समय वो नहीं दिल्ली में एंटर करे, अब्दाली के समय। अब्दाली के एजेंट को उन्होंने दिल्ली और पंजाब से हटा दिया, तब झगड़ा हुआ। सीधा, दिमाग नहीं लगाना कि यार पानीपत की लड़ाई किससे हुई थी? अब्दाली से। इसका मतलब जो वो दिल्ली में एंटर किए होंगे तो अब्दाली के टाइम में। सिंपल। जिसके इंटरेस्ट पे हाथ डालोगे वही तो झगड़ा करेगा। तो अगर इसके इंटरेस्ट पे हाथ डालते तो फिर मराठों से झगड़ा नहीं होता। ये पॉइंट गलत हो गया। प्लंडर वॉज अप टू 70 करोड़, एकदम सही। एनसीईआरटी का फैक्ट है ये। 70 करोड़ की लूट है। रंगीला राजा है, ये भी सही है। नो इंडियन रूलर्स साइडेड विद मुगल्स, ये गलत है। ये तीसरी पानीपत के लिए, मराठों के लिए फैक्ट है। तो दूसरा सही है, तीसरा सही है। ये मल्टी फैक्ट क्वेश्चन हो गया। तीसरा जो क्वेश्चन है उनका वो है मैच द फॉलोइंग। सिंपल सा क्वेश्चन होता है, सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल से। बुक्स के नाम दे दिया, उनका कंटेंट का एसेंस दे दिया। अर्थशास्त्र सामने लिख दिया, पॉलिटिकल पॉलिसीज। हर किताब का कोई एसेंस है ना, तो किताब का नाम लिख दिया, उसके सामने उस किताब का एसेंस सामने लिख दिया। मैच कराओ। फिर उनका जो चौथा क्वेश्चन है वह है रीजन और असर्शन। ये प्योर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है। तो 4 क्वेश्चन हो गए, 4 टाइप के क्वेश्चन हो गए। पहला टाइप फैक्ट, दूसरा मल्टीपल फैक्ट, तीसरा मैच द फॉलोइंग, और चौथा रीजन और असर्शन। मल्टीपल फैक्ट में आजकल उन्होंने क्या किया है, एक नए टाइप के क्वेश्चन फ्रेम करते हैं वो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, पॉइंट ए पॉइंट बी, इसी को ट्रांसफॉर्म कर दिया एक नए रूप में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, पॉइंट ए पॉइंट बी। अब इन चारों में, ये तो 4 हो गए क्वेश्चंस टाइप। अब इन चारों में वो क्या करते हैं, इन चारों को वो 3 टाइप में फिर डिवाइड करते हैं, चारों को। पहला जनरल क्वेश्चंस, जनरल।
दूसरा टफ, तीसरा टू बी लेफ्ट एट एनी कॉस्ट, छोड़ना ही है। 100 में से 20 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिन पे अगर तुम दिमाग लगाओगे तो तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगे वो। इस पॉलिसी को समझना, बड़ी प्यारी पॉलिसी होती है वो। ये जो बात मैं तुमसे कह रहा हूं, ये तीसरे क्वेश्चन के चक्कर में 90% लोगों का सिलेक्शन नहीं होता। मैं बताता हूं कैसे, सुनो। तुम इंटरव्यू देने गई, बैठी सामने, उसने पूछा कि तुम लोग महाराष्ट्र में सेटल्ड हो? जी। कहां? मुंबई में। अच्छा, मुंबई। मुंबई को शहर किसने बनाया? अब कोई ओमनीपोटेंट तो है नहीं, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट। तो क्वेश्चन का एक तरीका यह होता है कि यार ऐसे 4-5 क्वेश्चन पूछ लो जिसका आंसर पता ही ना हो। उससे क्या होता है? रेस्टलेसनेस डेवलप हो जाती है। एक तो प्रेशर पहले से ही था और उसमें से 4 क्वेश्चन ये वाले मिल गए, तो प्रेशर प्लस 4 क्वेश्चन ना कर पाना, रेस्टलेसनेस बढ़ गई। आधी बैटल तो तुम वहीं हार गए, खत्म। इन क्वेश्चन का टारगेट होता है, इन 20 क्वेश्चन का, कि लड़का प्रेशर में तो पहले से है, उसके इस प्रेशर को इंक्रीज कर दो। पहले 4 क्वेश्चन तुम्हें नहीं आते हैं, टेंशन नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। तुमको यार सिलेक्शन लेना है, 55 क्वेश्चन करने हैं बस, मैक्सिमम 60। अगर जनरल क्वेश्चंस 50 पूछ लिया और 5 तुम यहां से कर ले गए तो हो गया तुम्हारा काम। अब इसके चक्कर में जो लोग पढ़ते हैं ना, वो सब मारे जाते हैं। ये काम वो इंटरव्यू में भी करते हैं, ये काम वो मेंस में भी करते हैं। इंटरव्यू बोर्ड में तुम एंटर किए, बैठे, 4-5 उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया, तुम्हारा फ्रेम ऑफ माइंड तो बिगड़ गया ना। जो वो चाहते हैं, वो तुम्हारी पर्सनालिटी को चेक कर रहे हैं और 4-5 उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया कि डॉक्टर अंबेडकर जो सूट पहनते थे वो सिलाते कहां से थे? अब एक्सीडेंटली तुमने कहीं पढ़ लिया हो तो हो सकता है तुम्हें पता हो, वरना कौन पता करेगा? सिलाते होंगे यार कहीं। लेकिन अगर तुम एक स्टेबल व्यक्तित्व के आदमी हो तो तुम्हारा उस क्वेश्चन का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर स्टेबल नहीं हो, क्योंकि तुम इंटरव्यू हॉल में एंटर किए तो तुम प्रेशर में थे और 4 क्वेश्चन का तुम आंसर नहीं बता पा रहे हो, अंदर ही अंदर तुम टूट गए। अब उस 4 के बाद जब वो एक सामान्य सा क्वेश्चन पूछेगा, बस गड़बड़ा जाओगे तुम। इस क्वेश्चन को जो लोग पढ़ते हैं उनका ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब 4 ये और 3 ये, अब 7। अब सोचो, ये चक्रव्यूह है यूपीएससी का। सारी लड़ाइयां, इसलिए लड़ाई का एक सिद्धांत है कि युद्ध करने जाओ तो पहले अपने दुश्मन को समझो, देखो चाहता क्या है तुमसे। अब इसका जो लास्ट फेज है, लास्ट फेस इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4 ये 3 ये। अब इस 3 में वो क्या करते हैं, ये जो जनरल क्वेश्चंस हैं, जो जनरल टाइप के क्वेश्चंस हैं, उसको फिर वो 2 पार्ट में बांट देते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। दोनों का एग्जांपल देने जा रहा हूं क्वेश्चन बना के, देखना। इसमें इतने लोग मारे जाते हैं क्योंकि ये पूरा कॉमन सेंस का डीलिंग होता है, और प्रेशर और एंजाइटी में कॉमन सेंस मर जाता है। ये यूपीएससी को पूरी तरह पता है। 50 करने थे और यहां तुमने मारा सब खत्म कर डाला। इसलिए तुम्हें बहुत, अभी मैं दोनों का बना के एग्जांपल दिखाऊंगा तुमको। ये जो लास्ट फेस जिसको समझ में आ गया, सिंपल। पहला एग्जांपल सिंपल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
third battle of Panipat was a clash of interest between Marathas and Afghanis. B. Third battle of Panipat was very beneficial for French ambition in India. Simple question. अब which of them are true? A, B, C, D. सिंपल क्वेश्चन, कोई भी कर ले। क्या है आंसर इसका? फंस गए ना तुम? तुम उलझ गए। जितने लोग ज्यादा दिमाग लगा रहे हो सब उलझ गए। बस एक शब्द डाल के मैंने पूरे आंसर को घुमा दिया, पूरे क्वेश्चन को ही घुमा दिया। अब तुम ज्यादा दिमाग, जितने लोग ज्यादा दिमाग लगाओगे, कितना सरल सा क्वेश्चन है। आंसर बताओ। वो तो ट्रू। देखो अब कितना सरल क्वेश्चन है, लेकिन तुम ज्यादा दिमाग लगा दिए। इसी क्वेश्चन को जो कोचिंग प्रैक्टिस करा ले जाती है, उसी के लड़के ज्यादातर मेंस लिखते हैं। टेस्ट सीरीज तो सारे लोग करते हैं, सब कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज में करना क्या है यार? इतने सारे लड़के बैठे हैं एग्जाम देकर, किसी भी लड़के को 20,000 रुपए दे दो, वो तुम्हें क्वेश्चन बना के दे देगा। किसी भी लड़के को 20,000 रुपए दे दो, बस तो मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं कि भैया पॉलिटी के 500 क्वेश्चन बना के दे दो, 20,000 रुपए ले लो, बना देगा। अनएम्प्लॉयमेंट, सबको पार्ट टाइम खर्चा चाहिए, सबको पैसा चाहिए, और हजारों की संख्या में लड़कों ने मेंस देकर, अभी इंटरव्यू का रिजल्ट आया, बहुत लोगों का लास्ट अटेम्प्ट था। 2 ऐसे लोगों का लास्ट अटेम्प्ट था। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जिनको आप चाहते हो कि यार इन लोगों को आईएएस बनना चाहिए, बेचारे नहीं हुए। लास्ट अटेम्प्ट मेंस लिखा था, और ये चौथा मेंस लिखा था। बताओ इसका आंसर, बोलो बताओ। ट्राई कर लो, कोई बात नहीं। अरे भैया भारत पर 1760 एम्बिशन तो दोनों का था, भारत पर कब्जा करने का, ईस्ट इंडिया कंपनी का भी, फ्रेंच का भी। लेकिन 1760 के बाद वो खत्म हो चुके थे। और पानीपत कब हुआ? 61 में। तो इनका कौन सा एम्बिशन? 1757 में बंगाल पे कब्जा हो चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज मच अहेड। एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है कि दिस बैटल बिकेम वेरी हेल्पफुल फॉर द एम्बिशंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। जाओ फिर मैं शुरू करूंगा। जाओ व्हीकल हटा दो। 3509 एक्टिवा। चलो आओ जल्दी, 5 मिनट आराम से आना, भागना मत। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था ये। सिंपल नहीं था, पर तुमने अपना कॉमन सेंस, देखो तुम्हारा ये आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है एग्जाम में। क्या? हाँ हाँ, नाम अब्दाली है, पर ये लड़ाई अफगानियों और इनके बीच, मराठों के बीच में। पहला वाला सही है, पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। ज्यादा दिमाग लगा दिया तुमने। 1757 के बाद फ्रेंच कहीं खड़ा ही नहीं होते। वो भी जब ड्यूप्ले इंडिया से चला गया, फिर तो फ्रेंच का सारा गेम ही खत्म हो गया।
देखो, ये क्वेश्चन जिसके गलत होते हैं, ये कौन सा टफ क्वेश्चन है, ये कौन सा हार्ड क्वेश्चन है ये नहीं। यही क्वेश्चन जिसके गलत होते हैं वो एग्जाम से बाहर हो जाता है। बात पकड़ में आई? बात समझ में आई ना?